तो हम लोग बात कर रहे हैं एग्जॉर्शन पे। एग्जॉर्शन की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यहां संपत्ति का परिदान न भी किया गया हो तो भी एग्जॉर्शन पूरा हो जाएगा। लेकिन जब दृष्टांत हम लोग पढ़ते हैं तो दृष्टांतों से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जब तक संपत्ति का परिदान नहीं हुआ तब तक एग्जॉर्शन का अटेम्प्ट है, एग्जॉर्शन नहीं है। मीनिंग देयर बाय तब तक पहले की आईपीसी के मुताबिक बात करें तो सेक्शन 385 का मामला बनना है, 384 का नहीं बनना। ठीक है, जब भी अभी देखेंगे एग्जॉर्शन की जो डेफिनेशन है उसे देखेंगे तो उससे ऐसा भ्रम पैदा होता है, लेकिन दृष्टांतों से बात एकदम क्लियर हो जाती है। और फिर वर्तमान में 309 होगी मेरे ख्याल से या 310 होगी, ठीक है, नहीं इसी में अच्छा कर दिया इन्होंने, 308 में ही कर दिया। तो आगे जो सबसेक्शन इन्होंने बताए हैं, ठीक है, उसमें कोई सेक्शन 385 को सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा, अभी देखेंगे। तो वो अटेम्प्ट को ठीक है प्रदर्शित कर रहा है, और चूंकि अटेम्प्ट को वो प्रदर्शित कर रहा है इसका मतलब ये हो जाता है कि एग्जॉर्शन में या उद्दापन में पूर्णता तभी आएगी जब संपत्ति का परिदान हो जाए। अभी हम डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, सबसे पहले चोरी से इसकी भिन्नता कर लेते हैं। 3 मुख्य डिफरेंस हैं इसके चोरी से। सबसे पहला डिफरेंस, चोरी में कब्जे का अंतरण स्वयं चोर के द्वारा, यानी स्वयं अभियुक्त तो न कहें, जब हम चोर कह रहे हैं तो अपराधी कहें, ठीक है ना। तो जो संपत्ति का अंतरण है वह स्वयं अपराधी द्वारा अपनी शारीरिक शक्ति के आधार पर किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हटाएगा वो, और हटाना 3 तरीके से होगा, ठीक है। वो 3 तरीके स्पष्टीकरण, ठीक है, 3 में दिए गए थे। और उसने क्या कहा था हटाने के विषय पर, कि जबकि वह उस बाधा को हटाता है जो बाधा वस्तु को हटने से अपने स्थान से रोके हुए है, या एक वस्तु को दूसरे से अलग करता है, एक वस्तु को दूसरे से नहीं, ठीक है, 2 वस्तुओं को परस्पर पृथक कर देता है अपनी शारीरिक शक्ति से, और या फिर चीज को वास्तव में हटाता है, ठीक है ना, यह बताया था। और साथ ही एक तरीका और बताया था कि किसी जीव जंतु को हटाता है, ठीक है, तो हटाना कारित करता है ऐसा कहा जाएगा। तो जीव जंतु को भी आप हटाएं या इन 3 तरीकों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल करें, नक्शल में यह बात कही जा सकती है कि अपराधी ने अपनी शारीरिक शक्ति से वस्तु को हटाया है, ठीक है, जबकि उद्दापन में उद्दापित व्यक्ति स्वयं संपत्ति देगा, ठीक है ना। और अगर उद्दापन है और व्यक्ति ने स्वयं संपत्ति नहीं दी बल्कि अपराधी ने ली, ठीक है, वो ली, ठीक है, हमने कहा कि गोली मार देंगे अदरवाइज ये चीज दो, आपने दी, ठीक है, तो आपने दी नहीं, ठीक है, हमने ली, एक तरीका यह हुआ, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं आपके द्वारा देना शामिल है, ठीक है ना। लेकिन अगर यह वस्तु यहां पर रखी है, ठीक है, और आपकी है, और हमने कहा गोली मार देंगे अगर, और उठा लिए वस्तु, अगर आगे बढ़े,
अब तो आपने नहीं दी ना, ठीक है, और हमने ये वस्तु ले ली, तो ये लूट है। वो भी लूट है जब आपने दी, और ये भी लूट है, ठीक है, जब हमने ले ली, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, ठीक है ना। तो उद्दापन ये कॉन्स्टिट्यूट तभी होता है, ठीक है, जबकि चीज दी जाए, ठीक है ना। किसके द्वारा? उद्दापित व्यक्ति के द्वारा, यानी जिसे भय दिखलाया गया है वो दे चीज। और ऐसा हो सकता है कि उद्दापन किया जाए लेकिन चीज उद्दापित व्यक्ति स्वयं न दे, ठीक है, तब उस दशा में लूट तो हो जाएगी उद्दापन से, ठीक है ना, लेकिन उद्दापन नहीं होगा, ठीक है, उद्दापन से लूट होगी तब और ज्यादा ग्रीवियस ऑफेंस बनेगा क्या। लेकिन उद्दापन में चीज दी जाती है, ठीक है। उद्दापन से लूट में और क्या क्या होता है, जब उद्दापन से लूट पर हम बात करेंगे तब करेंगे, फिलहाल मोटे मोटे में हम बात करें चोरी और उद्दापन के बीच फर्क करें कि चोरी, इसमें चोर अपनी शारीरिक शक्ति के आधार पर वस्तु को हटाएगा, उद्दापन में उद्दापित व्यक्ति स्वयं देगा, ठीक है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण अंतर चोरी और उद्दापन का यह माना जाता है कि चोरी में जंगम वस्तु की ही चोरी होगी, जबकि उद्दापन जंगम और स्थावर दोनों संपत्तियों के विरुद्ध संबंध में किया जा सकता है, ठीक है। उद्दापन का अपराध जंगम और स्थावर दोनों संपत्तियों के संबंध में किया जाएगा, यह सबसे प्रमुख उत्तर है, ठीक है, अंतर है उद्दापन और चोरी का। तीसरा अंतर चोरी से जो उद्दापन का आता है कि चोरी में बल का तत्व नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अक्सर चोरी के मामलों में तो जो संपत्ति का कब्जेदार है उसे पता ही नहीं लग पाता कि हमारी चोरी हो रही है, तो बल का तत्व होगा ही क्यों, ठीक है ना। तो बल का तत्व अक्सर नहीं होता, लेकिन जहां तक, हां ये ठीक है कि वो झपट मारी जो है, ठीक है, उसमें भी बल का तत्व है। अगर स्ट्रिक्टली आईपीसी की भाषा में बात करें तो बल का तत्व दिखाई नहीं देता, क्योंकि स्ट्रिक्टली आईपीसी की भाषा में बात करें तो बल का प्रयोग तब मानेंगे जब गति परिवर्तन या गतिहीनता विकारित हो। तो झपटमारी में यह सही है कि जो सामान्य भाषा है आम आदमियों की, उसके हिसाब से देखें तो कहीं बल का तत्व दिखाई देता है, ठीक है, आपने छीन लिया ये, लेकिन कानून की भाषा के मुताबिक अगर देखें तो बल के तत्व का अभाव झपटमारी में भी दिखाई देता है, क्योंकि झपटमारी पहले चोरी में ही थी, अब उसको अलग कर दिया, पहले तो चोरी में ही आती थी। लेकिन उद्दापन में चूंकि डेफिनेशन ही कहेगी कि जबकि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने की धमकी देता है या किसी अन्य व्यक्ति को क्षतिकारित करने की धमकी देता है, ठीक है, और इस धमकी के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वो इसे अपनी संपत्ति दे दे, तो यह उद्दापन करता है। अब आप कहेंगे जब क्षतिकारित करने की धमकी दे रहा है तो बेईमानी ये लिखने की जरूरत क्या है, ठीक है ना। डेफिनेशन कहे, देखे, कहता जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है और तद द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्दापन करता है।
नहीं, उद्दापन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या हुई? आप किसी व्यक्ति को क्षति करने के भय में साक्ष्य डालो, ठीक है, स्वयं उसे कि हम तुम्हें ही क्षति पहुंचाएंगे। और क्षति शब्द का, ठीक है, ये क्षति शब्द का जो निर्वचन और व्याख्या है वो हम कई बार बात कर चुके कि क्षति शब्द की व्याख्या बीएनएस और आईपीसी में शारीरिक, मानसिक और ख्याति संबंधी अपहानि इसी से ली जाएगी, क्योंकि क्षति शब्द परिभाषित है इसी रूप में। आईपीसी में 44 में था और बीएनएस में कितना में आ गया? 214 इसमें आ गया। तो क्षति का मतलब ये हुआ कि आप किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या ख्याति संबंधी अपहानि ये पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं, स्वयं उसे दे रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति को। क्षति यानी शारीरिक, मानसिक और ख्याति संबंधी अपहानि कारित करने की धमकी दे रहे हैं, और इस धमकी के माध्यम से उसे बेईमानी से उत्प्रेरित करना है कि वो 3 कामों में से कोई काम कर दे। या तो संपत्ति का परिधान करते हैं, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति इसका परिधान करते हैं, या कोई हस्ताक्षरित या मुद्रांकित चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके उसका परिधान कर दें। तो आप कहेंगे जब धमकी लिखी दिया तो धमकी से जो काम कराया जाएगा वो बेईमानी से तो हो ही जाएगा अपने आप, क्योंकि धमकी से कराया जा रहा है इसका मतलब ये है कि सामने वाला करना तो नहीं चाह रहा था, और जब सामने वाला करना नहीं चाह रहा था तो क्यों नहीं करना चाह रहा होगा? इसीलिए नहीं करना चाह रहा होगा कि उसका करने से या तो नुकसान हो रहा होगा या आपको फायदा हो रहा होगा, और फायदा आपको देना वो चाहता नहीं होगा, तभी तो नहीं कर रहा होगा। तो धमकी से जब उससे कराया जा रहा है तो एडिशनली बेईमानी से लिखने की क्या जरूरत? तो ये इसलिए लिखा गया है कि अगर क्षति कारित करने की धमकी दी गई और वो धमकी ऐसी है क्षति कारित करने की, या ऐसी क्षति कारित करने की धमकी है जो कानूनन दी जा सकती है, ठीक है, तो हमने धमकी जरूर दी है लेकिन बेईमानी से दी है ये नहीं कहा जा सकता। आप मेरे पैसे लिए बैठे हो, वापस ही नहीं कर रहे, हमने कहा कि देखो पैसे वापस दे दो अन्यथा हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे, ठीक है, हमने आपके जानवर पकड़ लिए और हम पकड़ने के लिए अधिकृत हैं, हमने कहा कतई नहीं छोड़ेंगे जब तक इतने पैसे नहीं दे दोगे। तो पैसे देने से आपको नुकसान तो होगा, या हम मुकदमा लिखा देंगे तो आपकी कम से कम कुछ ना हो तो ख्याति संबंधी अपहानि ये तो हो ही जाएगी। लेकिन हमने आपको बेईमानी के साथ धमकी दी है ये नहीं माना जा सकता, ये कैसे मान लिया जाएगा? भाई आप मेरा पैसा लिए बैठे हो, हम क्यों नहीं धमकी देंगे आपको? तो जो लीगल प्रोसीडिंग्स की धमकी है उससे व्यक्ति को क्षति हो सकती है, लेकिन धमकी देने वाला बेईमानी पूर्ण आशय से धमकी दे रहा था ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता। इसलिए यहां पर बेईमानी शब्द को लिखना आवश्यक हुआ है। यानी जो धमकी आप दे रहे हो इन 3 कामों में से किसी एक काम को हुआ प्राप्त करने के लिए, अर्थात कोई हस्ताक्षरित या मुद्रांकित चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, या कोई मूल्यवान प्रतिभूति या कोई संपत्ति। अब यहां संपत्ति शब्द कहा है, उसने जंगम नहीं कहा। देखें आप, उसने कहा ना कि भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति कहा उसने, वहां उसने जंगम संपत्ति कहा था। इसीलिए हमने कहा कि उद्दापन जंगम और स्थावर दोनों संपत्तियों के संबंध में आकर्षित होने वाली धारा है। और ये आपसे फ्री में खूब पूछा जाता है कि उद्दापन क्या स्थावर संपत्ति के संबंध में भी हो सकता है? हाँ, खूब हो सकता है।
ठीक है। और मूल्यवान प्रतिभूति, इसकी डेफिनेशन भी आप पढ़कर आए हैं और खूब इस पर चर्चा हुई है कि मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ यही होता है कि ऐसी कोई दस्तावेज, ठीक है, जिससे कोई विधिक अधिकार पैदा होता हो, समाप्त होता हो, विधिक अधिकार के विस्तार में कमी या बढ़ोतरी होती हो, विधिक अधिकार की प्रकृति ये परिवर्तित होती हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी दस्तावेजें मूल्यवान प्रतिभूति कहलाएंगी। हस्ताक्षरित या मुद्रांकित चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, स्टैंप है। कोरे स्टैंप पे आपने सिग्नेचर करा लिया, कोरे कागज पर सिग्नेचर करा लिया, तो इस पर कुछ ऐसा लिखा जा सकता है जो किसी विधिक अधिकार से आपको वंचित कर दे या किसी के पक्ष में किसी विधिक अधिकार का सृजन किया जा सके। यह पूर्व से अगर कोई विधिक अधिकार मौजूद है, आपने हमसे पैसे ले रखे हैं, तो हमारा आपके प्रति लेनदार का विधिक अधिकार है और आप मेरे प्रति देनदार की विधिक बाध्यता के अधीन हो, ठीक है। आप मेरे आभारी हो, आपने हमसे एक स्टैंप साइन करा लिया क्षति की धमकी देकर, या तो हमें या किसी अन्य व्यक्ति को। यहां अन्य व्यक्ति आप जिसे हम जानते ही नहीं, उसे क्षति की धमकी दोगे तो उसको क्षति की धमकी के परिणाम स्वरूप हम थोड़ा ही साइन कर देंगे। लेकिन आपने ये कहा कि हम आपके मित्र, परिवार, नातेदार, रिश्तेदार जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, वो है तो अन्य व्यक्ति, लेकिन उसे धमकी अगर आप क्षति पहुंचाने की दोगे तो डेफिनेटली हमें उस प्रेरित आप कर सकते हो कि हम वो पेपर साइन कर दें जो मूल्यवान प्रतिभूति में तब्दील किया जा सकता है। और आपने क्या किया, हमसे साइन करा लिए इस प्रकार क्षति की धमकी देकर हमें, और कालांतर में उसमें रसीद लिख ली, ठीक है, कि अमुक दिनांक को मैंने इतने रुपए प्राप्त किए, मेरी ओर से लिख ली। सिग्नेचर तो मेरे आपने क्षति पहुंचाने की धमकी के द्वारा ले ही ली है, ठीक है ना। तो ये रसीद क्या करेगी, मेरे लेनदार के अधिकार को समाप्त कर देगी। तो चूंकि मेरे लेनदार के अधिकार को इसने समाप्त कर दिया, इसलिए ये क्या होगी, मूल्यवान प्रतिभूति की डेफिनेशन में आ जाएगी, ठीक है। और जब तक आपने रसीद नहीं लिखी, केवल मेरे सिग्नेचर एक कोरे स्टैंप पर लिए, तो ये ऐसी चीज है जिसे किसी भी क्षण मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है। और आपने ये चीजें हमसे ली कैसे, हमें क्षति करने के भय में साक्ष्य डालकर। अब आपने हमें भय में डाला, ये कब कहा जाए, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज को ऑब्जेक्टिवली समझना होगा। जैसे हमने अभी चर्चा की थी ना कि शांति या अशांति ये किन दशाओं के नाम है, ठीक है। तो ऐसे ही भय में आप हो, ये कब मान लिया जाए, जब आपको कोई ऐसी मानसिक प्रेरणा प्राप्त होती है जिसके कारण से आप किसी वस्तु के संबंध में या किसी स्थिति के संबंध में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रह जाते। आपको ऐसा लगने लगता है कि अगर हमने अपनी सम्मति से इस विषय पर निर्णय किया तो मेरा अहित ये होगा, ठीक है। हमें भय कारित करने वाले, ठीक है, भय कारित करने वाले व्यक्ति की इच्छा के मुताबिक ही संबंधित स्थिति के संबंध में निर्णय लेना है, हम स्वतंत्र नहीं हैं, ठीक है, इस विषय पर निर्णय करने के लिए। जब आपके मन में ऐसी दशा निर्मित होती है तब यह कहा जाता है कि आप भय में पड़े, ठीक है।
अन्यथा आपने भय उत्पन्न करने का प्रयास किया और हम डरे ही नहीं। कोई जरूरी थोड़ा तुमसे हम डर ही जाएंगे। तब मामला 385 में गया, तब आपने उद्दापन करने का प्रयत्न किया है, क्योंकि हम डरे ही नहीं। ठीक है, उसने कहा कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साक्ष्य डालता है और तदत द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूत या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूत में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। हमने कहा था शब्दों से पढ़ के ऐसा लगेगा उत्प्रेरित कर दिया, ठीक है, बस इतना काफी है, वस्तु दी गई या नहीं दी गई इसका महत्व नहीं है। लेकिन ना, अगर यह स्थिति होती है कि व्यक्ति भय में नहीं पड़ा या वस्तु दी गई या नहीं दी गई, इन बातों का महत्व न होता, तब यहां यह लिखा होता, ठीक है, कि किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तब तो बेईमानी से उत्प्रेरित करने का प्रयत्न यह होता, लेकिन यहां कहा बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। काहे के लिए? परिदत्त करने के लिए। तो जब तक परिधान होगा नहीं संपत्ति का या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित चीज का, ठीक है, या मूल्यवान प्रतिभूति का, तब तक यह कहा ही कैसे जा सकता है कि उसने बेईमानी से उत्प्रेरित किया और उसके द्वारा बेईमानी से दिए गए उत्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वस्तु का परिधान हुआ। ये तो कहा ही नहीं जा सकेगा। ये तो कहा ही तभी जा सकता है जब न सिर्फ क्षति करने की धमकी दी गई हो, चाहे उस व्यक्ति को दी गई हो या किसी अन्य व्यक्ति को दी गई हो, और उस धमकी के परिणाम स्वरूप संबंधित व्यक्ति भय में पड़ा हो। अगर भय में पड़ा नहीं तब भी प्रश्न हो गया। ठीक है, वो भय में पड़े, ठीक है, और भय में पड़कर वो संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, स्वयं भय में डालने वाले व्यक्ति को, जो स्वयं भय में जिसने डाला है उसकी इच्छा पर किसी अन्य व्यक्ति को, इसके द्वारा क्षति की धमकी के माध्यम से दिए गए बेईमानीपूर्ण उत्प्रेरण की वजह से परिदत्त करे। ठीक है, परिधान करे। अगर परिधान नहीं किया तो इसने बेईमानी से उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया कि वो परिधान कर दे। इतना ही तो हुआ, क्योंकि परिधान तो हुआ नहीं है। जब परिधान नहीं हुआ तब तो मामला प्रयत्न पर ही रुक गया ना। इसलिए उद्दापन के अपराध के गठन के लिए यह बिल्कुल जरूरी है कि संपत्ति का परिधान होना चाहिए। ठीक है, और चोरी से इसका फर्क इन्हीं बातों में है कि वहां जंगम संपत्ति, यहां संपत्ति। इसका मतलब वहां मूवेबल प्रॉपर्टी, यहां मूवेबल और रिमूवेबल दोनों। वहां, ठीक है, ले लेने के बेईमानीपूर्ण आशय के साथ हटाता है, यह लिखा था। यहां कहता क्षति करने के भय में साक्ष्य डालता है उस व्यक्ति को, और वो उस क्षति करने के भय में साक्ष्य डालकर इस व्यक्ति को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि यह परिधान कर दे। ठीक है, किसका? 3 चीजों में से किसी एक का, संपत्ति का, मूल्यवान प्रतिभूति का, या हस्ताक्षरित मुद्रांकित किसी चीज का जो मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित की जा सके। इसका मतलब परिधान नहीं करेगा तो फिर यह नहीं कहा जा सकता कि इसने इसे बेईमानी से उत्प्रेरित किया, बल्कि यह कहा जाएगा इसने बेईमानी से उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि परिधान तो उसने किया नहीं। तो अगर सम्यक विश्लेषण उद्दापन की परिभाषा का किया जाएगा तो यह एकदम क्लियर हो जाता है कि उद्दापन के अपराध के संगठन के लिए संपत्ति का परिधान होना ही चाहिए। और यह बात दृष्टांतों से और स्पष्ट होगी। आप देखें क्या कहता है,
यह धमकी देता है कि यदि या ने उसको धन नहीं दिया, ठीक है, का या को धमकी दे रहा है, तो वह या के बारे में मानहानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। तो ये क्षति कारित करने की धमकी है, क्योंकि मानहानिकारक अपमान लेख ख्याति संबंधी अपहानि कारित करेगा, प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार या को उत्प्रेरित करता है, अपने को धन देने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि धन दिया जा चुका है, क्योंकि अगर धन दिया ना गया होता तो यहां यह लिखा होता कि अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार या को उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है, तब ये शब्द होते, लेकिन शब्द ये नहीं है। शब्द ये है कि अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार या को उत्प्रेरित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि या को धन दिया जा चुका है। अब देखिए, शब्दों का सम्यक अर्थान्वयन करिएगा, बाद में ये मत कहने लगिएगा कि इसका मतलब ये भी हो सकता हो, इसका मतलब वो भी हो सकता है। नहीं, इसका मतलब यही है, ठीक है, कि धन दिया गया है। अन्यथा इस स्थिति के लिए जो युक्ति संगत शब्द हैं वो ये होते हैं कि अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार या को उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है, ठीक है ना। तब शब्द ये होंगे। इसका मतलब ये यहां धन दिया जा चुका है, उसने बेईमानी से उत्प्रेरित किया, मानहानि कारक लेख प्रकाशित करने की धमकी देकर, और इस तरह धन प्राप्त कर लिया बेईमानीपूर्ण आश्रित है। इसलिए यह कहा जाएगा कि का ने या का उद्दापन किया है। और हमने कहा था हिंदुस्तान में ब्लैकमेल शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए। यद्यपि जो इंग्लैंड में ब्लैकमेल है वही हिंदुस्तान में एक्सटॉर्शन या उद्दापन है, लेकिन हमारा जो कानून है, हमारी जो संहिता है, वो ब्लैकमेल शब्द का उपयोग नहीं करती। इसलिए हमें उद्दापन ही कहना चाहिए। लेकिन प्रचलन में तो ब्लैकमेलिंग खूब हाई है कि ब्लैकमेलिंग 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 हमारी विधि का शब्द नहीं है। आगे दूसरा देखें, कहता का या को यह धमकी देता है कि यदि वह का को कुछ धन देने के संबंध में अपने आप को आबद्ध करने वाला एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करके का को परिदत्त नहीं कर देता। अब वचन पत्र से क्या होगा? का को या से वचन पत्र में उल्लिखित रकम वसूलने का हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। इसलिए वचन पत्र मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा में आ गया, ठीक है। कहता का या को यह धमकी देता है कि यदि वह का को कुछ धन देने के संबंध में अपने आप को आबद्ध करने वाला एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करके का को परिदत्त नहीं करता, तो वह या के बालक को सदोष परिरोध में रखेगा। अन्य व्यक्ति को क्षतिकारित करने की धमकी दे रहा है, लेकिन उस अन्य व्यक्ति से इसका संबंध इस प्रकार का है कि डेफिनेटली यह बेईमानी से उत्प्रेरित होगा, ठीक है। इस प्रकार का वचन पत्र हस्ताक्षर करके इसे देने के लिए अब फिर दो बातें हो सकती हैं कि उत्प्रेरित होगा तो, लेकिन उसके बाद भी यह वचन पत्र हस्ताक्षरित करके न दे, कारण कोई भी हो, उसी समय पुलिस आ जाए, ये इसके, ठीक है, कुछ और हो जाए। लेकिन अगर वचन पत्र हस्ताक्षरित करके नहीं दिया तो फिर यह कहा जाएगा कि का ने या को बेईमानी से उसके बालक को सदोष परिरोध में रखने की धमकी देकर एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करके देने के लिए, ठीक है, प्रयत्न किया। फिर प्रयत्न की बात आएगी, लेकिन यहां क्या कह रहा है कि बालक को सदोष परिरोध में रखेगा या वचन पत्र हस्ताक्षरित करके, ठीक है, परिदत्त कर देता है। अब देखिए, दृष्टांत नंबर खास से एकदम क्लियर हो गया कि संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षर के मुद्रा की चीज, इसका परिधान जरूरी है। जब तक दिया नहीं
तब तक वो अटेम्प्ट टू एग्जॉर्शन माना जाएगा, उसे एग्जॉर्शन नहीं मान सकते। ठीक है ना। का ने उद्दापन किया है, यहां बिल्कुल क्लियर उसने कहा यह वचन पत्र हस्ताक्षरित करके परिदत्त कर देता है। अगला कहता है का यह धमकी देता है कि यदि या खा को कुछ उपज परिदत्त कराने के लिए शास्त्र युक्त बंधपत्र हस्ताक्षरित नहीं करेगा। ठीक है, का यह धमकी देता है कि यदि या खा को कुछ उपज परिदत्त कराने के लिए शास्त्रयुक्त बंधपत्र हस्ताक्षरित नहीं देगा और खा को न देगा, यानी यहां वो शास्त्रयुक्त बंधपत्र स्वयं को देने के लिए नहीं कह रहा। इस दृष्टांत से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि उद्दापन कोई कर सकता है। ठीक है ना। और संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित मुद्रांकित चीज स्वयं को देने के लिए ना कहकर किसी अन्य को देने के लिए भी कह सकता है। ठीक है, यहां उद्दापन कौन कर रहा है? का। और कह क्या रहा है कि आप खा को कुछ उपज परिदत्त कराने के लिए शास्त्रयुक्त बंधपत्र लिख कर दो। शास्त्रयुक्त, ये बंधपत्रों के विशेष प्रकार होते हैं। एक तो बंधपत्र ये है कि 1 महीने के अंदर अमुक गेहूं की फसल में से इतने किलो या इतने क्विंटल गेहूं हम आपको देंगे। ये सिंपल बंधपत्र हुआ। ठीक है। दूसरा शास्त्रयुक्त बंधपत्र कि अगर हम इसे देने में असफल रहे हैं, ठीक है, अगर 1 महीने के अंदर 1 क्विंटल गेहूं हम आपको देने में असफल रहे हैं, ठीक है, तो 1 महीने के बाद हम 1.25 क्विंटल देंगे। ये शास्त्रयुक्त बंधपत्र हुआ। ठीक है, इसमें पेनाल्टी भी एड है कि अगर स्टिपुलेटेड टाइम में, ठीक है, वचन दिया गया कार्य न पूरा हुआ तो कुछ एडिशनल पेनाल्टी भी लगेगी। तो का उसे धमकी दे रहा है कि वो एक शास्त्रयुक्त बंधपत्र खा को दे लिखकर और इस आशय का दे कि उस बंधपत्र के आधार पर खा उससे कुछ उपज वसूलने का हकदार हो जाए। ठीक है ना। कहता है कि का यह धमकी देता है कि यदि या खा को कुछ उपज परिदत्त कराने के लिए, यानी इस बंधपत्र, इस शास्त्रयुक्त बंधपत्र के आधार पर खा जो है या से कुछ उपज परिदत्त कराने का हकदार हो जाएगा, प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा। और चूंकि हकदार हो जाएगा यानी अधिकार उत्पन्न हो रहा है, तो बंधपत्र मूल्यवान प्रतिभूति की श्रेणी में आ गया। ठीक है, हस्ताक्षरित नहीं करेगा और खा को न देगा तो वह या के खेत को जोत डालने के लिए लठेत भेज देगा। ठीक है, यानी उसे संपत्ति संबंधी अपहानि कारित करने की धमकी दे रहा है। और तद द्वारा या को वह बंधपत्र हस्ताक्षरित करने के लिए और परिदत्त करने के लिए, ठीक है ना, उत्प्रेरित करता है। ठीक है, परिदत्त करने के लिए, इसका मतलब परिधान हुआ है। अन्यथा बात यह होती परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है, अगर परिधान न हुआ होता। ठीक है, उत्प्रेरित करता है, का ने उद्दापन किया। ठीक है, यह शास्त्रयुक्त बंधपत्र उसे देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, फिर कहता का या को घोर उपहति कारित करने के भय में डालकर बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे। ठीक है, यह हस्ताक्षरित या मुद्रांकित चीज होगी जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकेगा। ठीक है, कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे। ठीक है, हस्ताक्षरित या मुद्रांकित उसने कहा ना, और उसे का को परिदत्त कर दे, कोरा पेपर। ठीक है, या उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे का को कागज परिदत्त कर देता है। यानी कम से कम 2 दृष्टांतों में क्लियर लिखा मिल गया कि परिदत्त कर देता है, और 2 दृष्टांतों में आपका विविक्षित लिखा मिल गया कि परिदत्त कर देता है। इससे यह एकदम क्लियर है, ठीक है, कि उद्दापन में वस्तु का परिधान होना चाहिए, अदरवाइज उसे उद्दापन का प्रयत्न मानेंगे। और वह पूर्व में 385 और अब आपका 308 के किसी सबसेक्शन में दंडनीय बनाया गया होगा।
तीसरा, हाँ तो 308 सबसेक्शन 3 होना भी चाहिए, क्योंकि वहां 383 में उद्दापन की परिभाषा थी, 384 में उद्दापन के लिए दंड था, और 385 में अटेम्प्ट टू एग्जॉर्शन था। तो यहां 308 में परिभाषा आ गई, 308 सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 2 में उसके लिए दंड आएगा, तो 308 सबसेक्शन 3 में ही उसका अटेम्प्ट ये माना जाएगा। ठीक है, फिर कहता का या को किसी इलेक्ट्रिक युक्ति के माध्यम से, ये नया जुड़ा है दृष्टांत, ये पहले दृष्टांत नहीं था। ठीक है, का या को किसी इलेक्ट्रिक युक्ति के माध्यम से संदेश भेजकर, ठीक है, वाया ईमेल, फेसबुक, ठीक है, आपका व्हाट्सएप, किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से यह संदेश भेजकर धमकी देता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है और उसे मार दिया जाएगा। ठीक है, धमकी अन्य व्यक्ति को दे रहा है। ठीक है, क्षति पहुंचाने की जो धमकी है वो अन्य व्यक्ति को, क्षति सीधे उस व्यक्ति को पहुंचाने की धमकी नहीं है, लेकिन वो उससे इस प्रकार हितबद्ध है कि वो डेफिनेटली इस धमकी के कारण बेईमानी से उत्प्रेरित होगा कि इनकी इच्छा के मुताबिक वो काम में काम करे। ठीक है, अच्छा, मार दिया जाएगा और यदि तुम मुझे 1 लाख रुपए नहीं देते हो, का इस प्रकार या को पैसे देने के लिए उत्प्रेरित करता है। का ने उद्दापन किया है, ठीक है ना, इसका मतलब पैसे दिए गए। 2 दृष्टांतों में एकदम क्लियर और 3 में विवेचित। ठीक है, संपत्ति का परिधान जरूरी है। अच्छा, तो सबसेक्शन 2 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कहता है जो कोई उद्दापन करेगा वो दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की, पहले 3 साल थी, ठीक है, अब बढ़ गई, अब 7 साल हो गई, 7 वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब आपका 308 सबसेक्शन 3 यानी जो पहले 385 थी, कहता है जो कोई उद्दापन करने के लिए, जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, उद्दापन करने के लिए नहीं, उद्दापन हो नहीं पा रहा है, उद्दापन हो नहीं पा रहा, उद्दापन करने के लिए, ये शब्द ही अपने में शो कर रहा है कि उद्दापन हुआ नहीं, उद्दापन करने के लिए उसने क्षति करने के भय में डाला या क्षति करने के भय में डालने का प्रयत्न किया। ठीक है, क्योंकि आपने तो डाला ही, वो पड़ा नहीं। ठीक है, वो पड़ा नहीं तो उसके न पढ़ने का लाभ आपको तो नहीं दिया जाएगा, आपने तो अपने स्तर पर सारे काम कर ही दिए, इसीलिए दोनों शब्द लिख दिए कि जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को भय में, क्षति करने के भय में डालेगा, यानी इन्होंने डाला और पड़ा भी, लेकिन किन्हीं कारणों से उद्दापन हो नहीं पाया, भय में तो पड़ गया वो, लेकिन उसने पुलिस में एफआईआर कर दी। वो इतना भय में पड़ गया कि बजाय इन्हें पैसे देने पुलिस के पास पहुंच गया। भाई भय में पड़ के तो आदमी कुछ भी कर सकता, वो पुलिस के पास भी जा सकता। ठीक है, कहा यह जाता है कि जब आदमी कत्ल करता है तो तभी करता है जब वो सर्वाधिक डरा हुआ होता है। ठीक है, किसी प्रतिहिंसा की आग में वो कत्ल कर दे वो अलग बात है, प्रतिहिंसा में कत्ल करे वो अलग बात है, अदरवाइज कत्ल तब करता है जब वो कहता है कि हम ना करते तो ये हमें मार डालते। ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं कि भाई हम ना करते तो ये हमें मार देते हैं, इसका मतलब ये भय में पड़ा हुआ व्यक्ति था। अब भय में पड़कर इसने उसका कत्ल कर दिया, तो भय में पड़ा व्यक्ति क्या करेगा? ये तो व्यक्ति की अपनी मानसिक दशा और संस्कारों पर और उसकी अपनी हिम्मत पर निर्भर करेगा ना। वो भय में पड़ा और पुलिस के पास पहुंच गया। ठीक है, तो क्षति करने के भय में आपने डाला, वो पड़ा भी, लेकिन उद्दापन कहां हुआ? हुआ ही नहीं। और आपने क्षति करने के भय में जो डाला था उद्दापन करने के लिए डाला था, पड़ भी गया, लेकिन उद्दापन फिर भी नहीं हुआ। तो है तो प्रत्न, क्योंकि प्रत्न तभी कहेंगे जब पूर्णता प्राप्त न हो, और जिस वजह से पूर्णता प्राप्त नहीं हुई कार्य की, उस पर आपका कोई जोर नहीं, आपका कोई बस नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्षति करने के भय में आपने डाला, उद्दापन करने के लिए डाला, वो पड़ा भी, लेकिन उद्दापन फिर भी नहीं हुआ, और आपने क्षति करने के भय में डाला,
आप बहुत भारी गुंडे हैं लेकिन वो पढ़ा ही नहीं, फिर भी कोई जरूरी थोड़ा है। तुम दाऊद इब्राहिम से दिलवाओ धमकी तो भी लोग कह देते हैं अब मरना तो एक ही बार है, देखेंगे। इनकी तो ऐसी तैसी, और बिल्कुल आम आदमी कह देगा, बिल्कुल सामान्य आदमी जिसकी कोई स्थिति नहीं है, वो कह देगा अरे मरना तो एक ही बार है, हटो, नहीं करते। तो आपने उद्यापन करने के लिए दाऊद इब्राहिम ने वहां फोन किया, 2 लाख रुपए पहुंचा दो। उन्होंने कहा तुम निकल लो, कत्ताई नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हें जो करना कर लो, ठीक है, नहीं देंगे। तो उद्यापन करने के लिए क्षति करने के भय में डालने का प्रयत्न किया आपने, ये कहा जाएगा। पढ़ा नहीं वो, क्योंकि भय में पढ़ा ही नहीं, तो प्रयत्न तो किया आपने, लेकिन फिर भी क्योंकि वो नहीं पढ़ा तो उसकी हिम्मत का लाभ तुम्हें दिया जाए। उसकी हिम्मत उसके साथ है, तुमने तो पूरा ही काम किया, लेकिन पूरा काम करने के बाद भी उद्यापन तो नहीं हुआ। तो आपने उद्यापन करने के लिए उसे क्षति करने के भय के प्रयत्न में, ठीक है, डालने का प्रयत्न किया है। तो इसलिए जो आपने अपराध किया वो 308 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत किया। आज यहीं तक रखेंगे, शेष बात आगे कर लेंगे।